Okay, let's start the new paper. AS Maths P1 Feb March 2025. ठीक है भाई, कैंडिडेट नेम लिख दिया, कैंडिडेट नंबर मेरे पास है नहीं, तो आई कैन राइट PK 600 लिख देता हूँ मैं प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके से। ठीक है, कॉलेजेस में तो मैं अब किस किस कॉलेज का लिखूं मसला है। अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। A curve has the equation y is equals to 5 plus 3x minus 2x square. A straight line has the equation y is equals to kx plus 3. Find the set of values of k for which the curve and the line do not meet. जब कर्व और लाइन मीट नहीं कर रहे होते तो वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर AC इज लेसर देन जीरो। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व इक्वेट करना जरूरी है। इक्वेट करने के बाद होगा ये। ठीक है, y की जगह आ जाएगा kx+13 इज इक्वल्स टू 5 + 3x - 2x²। अच्छा भाई, इन सबको अब लेफ्ट साइड पर ले आएंगे हम, तो ये हो जाएगा 2x² - 3x प्लस kx+13 - 5 इज इक्वल्स टू 0। 2x² प्लस x ब्रैकेट में आ जाएगा -3 प्लस k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। Find the set of values of k for which the line and curve do not meet. For which the line and curve do not meet. Do not meet के लिए क्या होगा, b² - 4AC is lesser than 0. ठीक है, k² - 6k - 55 is lesser than 0. k+5 is lesser than 0. k - 11 is lesser than 0. k is lesser than -5 और k is lesser than 11। ठीक है, दोनों लेसर आ गए। रूल ये, जब दोनों लेसर होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एक का साइन चेंज करते हैं, एक की इनइक्वालिटी चेंज कर देते हैं, लेसर को ग्रेटर कर देंगे, नेगेटिव वाले को, जो जो छोटा नंबर होता है ना उसको हम चेंज करते हैं। तो k इज ग्रेटर देन 5 और k इज लेसर देन 11, तो k बीच में आएगा। हाँ सॉरी, -5 है, -5 और 11। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। द डायग्राम शोज द कर्व with equation y is equals to 2x² minus 5 upon x plus 3. The curve crosses the x-axis at the point 1, 0 and m is the minimum point. Find the gradient of the curve at P. ठीक है, the curve crosses the x-axis. Find the gradient of the curve at P. ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो dy/dx 4x, अच्छा इसको कर लेते हैं 2x² - 5x to the power of -1 + 3। ये हो जाएगा 4x, अच्छा भाई, +5x to the power of -2 + 0। ठीक है, अच्छा भाई, ये पूरा हो गया, dy/dx आ गया। अब क्या करना है, x की वैल्यू डाल देंगे।
4 इंटू 1 प्लस 5/1 का स्क्वायर क्या होगा? 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। ग्रेडियंट इज 9। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। कोऑर्डिनेट्स ऑफ m के लिए क्या होगा? dy/dx इक्वल्स टू 0। 4x प्लस 5/x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब पूरे में से हम एक्स स्क्वायर हमारा एलसीएम हो गया। 4x³ प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। x³ इज इक्वल्स टू -5/4। x इज इक्वल्स टू ठीक है, x इज इक्वल्स टू -5/4 का क्यूब रूट। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर से बताएं क्या आ रहा है। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा, ये x की वैल्यू आ गई, y की निकाल लेंगे हम। y इज इक्वल्स टू, ऊपर इक्वेशन के अंदर डालेंगे हम 2x² -5/x प्लस 3। क्या आ रहा है आंसर बताएं। y इज इक्वल्स टू 9.96। तो यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या हो गए? -1.077, 9.96। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द कंप्लीट एक्सपेंशन ऑफ 2x minus 3/x to the power of 4। कंप्लीट एक्सपेंशन निकालनी है। 4c0 2x to the power of 4 minus 3/x to the power of 0। 4c1 2x to the power of 3 minus 3/x to the power of 1। 4c2 2x to the power of 2 minus 3/x to the power of 2। 4c3 2x to the power of 1 minus 3/x to the power of 3। फिर 4c4 2x to the power of 0 minus 3/x to the power of 4। इनको सॉल्व करेंगे। 16x पावर 4। अब ये 4 मल्टीप्लाई हुआ है नहीं ना, 4 इंटू 8x³ इंटू 3 minus 3/x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 4 32 मल्टीप्लाई बाय 3 96 हो जाएगा। है ना? ये तो ठीक है, लेकिन आप ये देखो ना कि ये बीच में प्लस होता है, हर एक के बीच में प्लस होता है। ये माइनस की वजह से तो ये -3 हो गया ना। ठीक है ना, तो अब ये क्या है कि 2 का क्यूब 8 हो गया ना। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए देखिए कंटिन्यू कर लेते हैं। प्लस क्या होगा? ये थर्ड हमारे पास टर्म जो है 4c2। 4c2 क्या होता है? 6 होता है। 4x² 4c3 4 हो जाएगा, -3 का क्यूब -27/x³। 4c4 1 होता है, और ये भी 1 हो जाएगा, 2x की पावर 0, और -3 की पावर 4 हो जाएगा 81 +x⁴। यानी कि हमारा फाइनल आंसर हो गया 16x⁴ प्लस -96x² प्लस 216। दो पावर्स कम होती जा रही है, फिर ये कट कर देंगे।
ये हो जाएगा -4 टू द 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 27 क्या हो जाएगा 216 x पावर -2 और लास्ट में है 81 x पावर -4. दिस इज द फाइनल आंसर. चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Next part, hence determine the coefficient of x square in the expansion of this. अब coefficient of x square हम कैसे निकालेंगे? Coefficient of x square के लिए हमें दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना. अब पहला ब्रैकेट हमारा क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है. और दूसरा क्या है, एक मिनट, अभी फिलहाल तो मैं पूरे पूरे ब्रैकेट लिख रहा हूँ, फिर हम देखेंगे इसमें से जो हमारे काम के हैं. अब इनमें से उनको मल्टीप्लाई करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर बनता हो. जरा सोचें किस किस को मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर बनेगा. ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म 216 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, और 5 मल्टीप्लाई बाय किससे हो जाएगा, बस यही दो होंगे, बस यही दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे. देखो एक्स स्क्वायर जो है किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 96 स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई होगा, और खाली एक्स स्क्वायर जो है 216 से. 96 इंटू 5 4 -2 अच्छा भाई, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन. अब शेडेड रीजन का पेरीमीटर चाहिए हमें. शेडेड रीजन के पेरीमीटर में क्या आएगी, चार पेरीमीटर के अंदर हमारे पास एक तो आएगी आर्क लेंथ, आर्क लेंथ सी डी प्लस ए बी प्लस ये जो है कहते हैं 4 + 4, डायरेक्ट ऐसे ही कर दो, कम करो उसको, तो निकालना तो नहीं है ना, ऑलरेडी गिवन है, 4 + 4 कर दिए. अब आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे. आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर थीटा, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.8. अच्छा, अभी ए बी की लेंथ कैसे निकलेगी, ए बी की लेंथ के लिए हमें करना पड़ेगा कॉस रूल. ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 6 + 4 10 है, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर -2 10 इंटू 10 cos of 0.8. cos of 0.8 रेडियंस में करना है, स्क्वायर रूट भी करना है, 7.78 आ रहा है. दूसरा ऑप्शन ये भी था कि आप उसको बीच में से आधा कर लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो. अब आपको लाइन निकालनी है, क्या होगी, ऑपोजिट अपॉन से भी हो जाएगा. अगर ऐसे करोगे तो cos 0.4 साइन थीटा से कर लो, साइन 0.4 इज इक्वल्स टू ये x अपॉन 10, ये वहां चला जाएगा तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7.78 का आधा, 3.894. अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 7.78 आ गया. ठीक है, 7.78 हो गया ये, +8. Find the area of shaded region. Find the area of shaded region. एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए क्या होगा आपका,
एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? हाफ ए बी साइन माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। क्या रहा आंसर? An arithmetic progression has the first term 5 and the common difference 6. For this progression, find the sum of all the terms that lie between 150 and 400. एक arithmetic progression है, उसकी first term 5 है, common difference जो है वो 6 का है. Find the sum of all the terms that lie between 150 and 400. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? 150 से लेकर 400 तक एक काम करते हैं, पहले 150 को रख देते हैं. 150 इज इक्वल्स टू a प्लस डी इंटू एन माइनस वन. कौन सी टर्म है ये पता चल जाएगी. इसको वहां भेज देंगे. 145 इज इक्वल्स टू 6n माइनस 6. पहले मुझे ये तो पता चल जाएगा भाई कौन सी टर्म है. क्या आ रहा है आंसर? 25.16. तो मैं 26 टर्म कंसिडर करूंगा. जो 26 टर्म होगी ना वो मेरी पहली फर्स्ट टर्म होगी. तो 26 टर्म. देखो बात ये 20, अगर मैंने 150 से शुरुआत करनी है, 150 तो आ ही नहीं रहा ना इसके अंदर. मतलब 150 पे तो 25.16 आ रहा है. 150 से आगे पहली टर्म कौन सी होगी? 26 टर्म. अगर मैं फॉर्मूला बना लूँ, टर्म एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन. तो ए मेरा क्या है? 5 है. डिफरेंस कितने का? 6 का है. और एन की जगह 26 डालूंगा. तो ये 5 प्लस 6 इंटू 25. तो 155 इज द फर्स्ट टर्म. अच्छा भाई, जिस तरीके से हमने 150 की जो है नंबर ऑफ टर्म निकाली, इस तरीके से 400 की भी निकाल लेंगे. 66.83 आ रहा है. तो उसका मतलब 66.83 है ना. 67 नहीं करेंगे इसको. इसको पीछे लेकर आएंगे. जो 67 करेंगे तो 400 से बाहर निकल जाएगा ना. देखो ये टेक्निकल बात थी यहाँ पर कि आपने जो है पीछे कब पीछे आना है, कब आगे जाना है. तो देखो 150 से जब स्टार्ट करें ना, 150 से पीछे नहीं आ सकते. 150 से आगे ही जाना था. और 400 से आगे नहीं जा सकते, पीछे ही आना. 65 नहीं, 66 पे ही आ जाएंगे ना. अब यहाँ पे टर्म एन का फॉर्मूला है ना हमारे पास. 5 प्लस 6 इंटू एन माइनस वन. 66 माइनस वन. 66 माइनस वन क्या होगा? 65 इंटू 6. 395 हो गया. ये कौन सी टर्म है? टर्म 66 है ये. यानी 395 ये मेरी लास्ट टर्म है. अगर मैं बोलूँ कि स्टार्ट किससे हो रहा है, जो फर्स्ट टर्म है वो कौन सी है भाई? टर्म 26 इज इक्वल्स टू टर्म वन. और टर्म 66 जो होगी वो कौन सी टर्म होगी फिर बताओ? 26 से लेकर 66 तक जाओ. लास्ट टाइम है, लेकिन वैसे अगर दिखाया तो इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म हुई? अगर ये टर्म वन है तो इसको टर्म क्या बोलेंगे? माइनस कर दें दोनों को. 66 माइनस 26 जो आंसर आएगा 40, लेकिन वन ऐड हो 41. वन ऐड क्यों कर रहा हूँ पता है? क्योंकि देखो 66 माइनस 26 करेंगे तो इनके बीच में 40 टर्म्स हैं. अब 66 जब वो दोनों इंक्लूडेड है ना, जब दोनों इंक्लूडेड होती हैं तो आप वन ऐड करते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जो है 1 से लेकर 11 तक कितने नंबर्स बनते हैं? 11. लेकिन आप 11 माइनस वन करो तो क्या बनेगा? 10. एक ऐड करना पड़ेगा ना. अगर 1 से लेकर 11 तक मैं जा रहा हूँ तो अगर वो वन भी शामिल है, इंक्लूडेड है, तो फिर आपको क्या करना? वन भी इंक्लूडेड है, 11 भी इंक्लूडेड है, तो आपको एक ऐड करना पड़ता है. ठीक है, जब भी टर्म्स में ये चीज देखनी पड़ेगी आपको. देखो 26 से शुरू कर रहे हैं हम और 66 तक जा रहे हैं. ठीक है ना. तो इसका मतलब है कि टोटल कितने हो गए ये हमारे?
41 हुआ, 40 नहीं हुआ, माइनस करने से जो आता है उसमें एक ऐड होता है। अब क्या करेंगे, अब एक नई सीक्वेंस बन गई समझो, टर्म n इज इक्वल्स टू a प्लस डी इंटू एन माइनस वन। एक नई सीक्वेंस बन गई, लेकिन हमें तो सम निकालना है ना। अब सम n निकालना है, सम 41 इज इक्वल्स टू n अपॉन टू 2a प्लस डी इंटू एन माइनस वन। हाँ वो भी कर सकते थे वैसे तो, लेकिन नंबर ऑफ टर्म तो हमें पता ही चलनी चाहिए थी ना। अच्छा 41 तो फिर भी निकालना जरूरी था। n अपॉन टू, n क्या है मेरा 41 अपॉन टू 2a, फर्स्ट टर्म मेरी कितनी होगी, फर्स्ट टर्म इज 155 प्लस डिफरेंस 6। n की जगह 41 डालो। आंसर बताएं क्या आ रहा है फाइनल। 11275। ठीक है, ये हमारा सम आ गया। द डायग्राम शो सर्कल सी ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर्स। ठीक है, द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट सी ऑन द एक्स एक्सिस इज 8 यूनिट्स। द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन सी, सर्कल के ऊपर लीस्ट, यानी कि यही होगा ना यार, लीस्ट डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से लीस्ट डिस्टेंस तो सीधा सीधा ही होगा जाहिर है। मतलब जो भी है, ये क्या बताया, 8 यूनिट बोला है, वन नहीं बोला, 8 यूनिट। ठीक है, एंड द वाई एक्सिस इज 5 यूनिट्स, 5 एक्सिस सही होगा। इसका मतलब है सेंटर जो है क्या है ये, 8,5। नहीं, सेंटर 8,5 नहीं होगा, सॉरी 8। हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 8 ही होगा, 8,5 प्लस है। उल्टा बोल रहा हूँ बल्कि मैं तो, सॉरी। ये वाली चीज जो है ना, वेट 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 वेट, आप एक मिनट देखो, ये वाली चीज जो है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट ये है 5 प्लस आ रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 8 प्लस आ रहा है, दोनों में प्लस आ रहा है। टेक्निकल बात थी, थोड़ा सोचना था इसमें। देखो ना, हमारा सेंटर तो ये है ना, ये तो ये आर आगे आ गया ना, ये पूरी लेंथ कितनी, ये आर है, ये भी क्या है, आर है। तो यानी कि सेंटर हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट 5 प्लस आर, वाई कोऑर्डिनेट 8 प्लस आर। अच्छा क्वेश्चन था। Given that the distance between the origin and the center of the circle is 15 units, distance between the origin and the center of circle, ये distance 15 units है, find the value of r। तो इसका मतलब तो ये ना पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 प्लस आर का स्क्वायर, फिर 8 प्लस आर होल स्क्वायर। एक्सपेंशन करो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10r प्लस आर स्क्वायर, फिर 64 प्लस, अब ये हो जाएगा 2r स्क्वायर 25 प्लस 64 माइनस 225 माइनस 89 होगा ना। 25 प्लस 64 89 हो गया, और माइनस 225 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2r स्क्वायर प्लस 26r माइनस इज इक्वल्स टू 0। पूरे में से 2 कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई होगा 68 चाहिए, प्लस माइनस हो गया 13, क्या होगा 17 फोर दा। माइनस से प्लस 13 आ रहा है, अच्छा ओके, तो मैंने तो माइनस 13 के हिसाब से किया ना ये।
अच्छा, r इज इक्वल्स टू 4 और r इज इक्वल्स टू -17। हो जाएगा ये भी बात। अच्छा भाई, r की वैल्यू नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगी ना, तो r इज इक्वल्स टू 4 ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। The point on the circle farthest from the origin is denoted by P. Find the gradient of the tangent to the circle at P. Farthest, सबसे ज्यादा farthest, the point on the circle farthest from the origin. तो ये तो बिल्कुल ये होगा ना, सीधी सीधी लाइन ले जाए हम, 15 प्लस आर हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ये बात तो सही है, लेकिन अब ये 4 तो हम करेंगे, ठीक है। ग्रेडियंट तो हम निकाल, अच्छा एक बात ये भी है, वेट होगा तो लाइन तो यही चल रही है, हमें चाहिए क्या? तो ग्रेडियंट ही चाहिए, अरे ग्रेडियंट ही चाहिए, तो उसकी जरूरत ही नहीं, बस सिंपल अगर हम ये लें, ग्रेडियंट निकालें। ग्रेडियंट किस किस का निकालेंगे हम? ओरिजिन का और सेंटर का। ओरिजिन और सेंटर का ग्रेडियंट निकाल देना, तो उसी सीध में होगा ना, जो फारदेस्ट पॉइंट भी होगा तो वही लाइन चल रही है, तो ग्रेडियंट तो सेम ही होगा। ठीक है, ओरिजिन एंड सेंटर। ओरिजिन हमारा 0,0 है, और सेंटर क्या है हमारा, पर निकाला था हमने, 5 + r यानी कि 9, और 8 + r यानी कि 12। 12 - 0/9 - 0, 12/9, which means 4/3, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट -3/4 हो जाएगा। क्यों? देखो मेरी बात समझो, कि देखो यहाँ पर हमें ये चाहिए कि ये जो हमने निकाल लिया, ये 4/3 है ग्रेडियंट, तो इस लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड भी कर लेता हूँ, तो इसका आगे एक्सटेंड होने के बाद भी ग्रेडियंट तो यही होगा ना, 4/3। अच्छा, मुझे चाहिए ग्रेड टेंजेंट का, तो टेंजेंट का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा -3/4। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, show that tan square theta plus 5 sin square theta is equal to this। ट्रिग्नोमेट्री का जब भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, शो दैट वाला, तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना, टेन को खत्म करो। ठीक है, टेन की जगह साइन अपॉन कॉस आ जाएगा। और सॉल्व करते हैं, इस पर एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम हो गया, ऊपर आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, 5 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे तो मैं, हाँ चलो नीचे भी यही शो, यही करना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ही कर लेते हैं। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, 8 साइन स्क्वायर थीटा -5 साइन 4 थीटा अपॉन, शो हो गया।
Hence solve the equation. 3 tan square theta plus 5 sin square theta is equals to 9. अच्छा भाई, इसको ऊपर से देखें हम जरा। हम यूज करेंगे ऊपर वाली चीज, जो ऊपर हमने शो दैट कर लिया ना, उसको यूज करेंगे। तो क्या है, 8 sin square theta माइनस 5 sin पावर 4 theta अपॉन 1 माइनस sin square theta इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब इनको सॉल्व करें। अच्छा, एक काम ये करें, पावर 4 है ना जहाँ पर, उसको डिस्गाइज क्वाड्रेटिक बना दो। y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा सपोज कर लो। तो अब क्या हो जाएगा, 8y माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस y। ठीक है, तो 5y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 8y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये सब वहां चले गए ना, ये सब वहां चले गए। प्लस 5y स्क्वायर हो गया, प्लस 9 है, माइनस 9y है, माइनस 8 है। ठीक है, सारा कुछ वहां लेकर गया हूँ मैं। 9 और 8 कितने हो जाते हैं, 17। मल्टीप्लाई बाय 9 5 द 45 होता है ना, मल्टीप्लाई होकर। तो 45 के लिए क्या करेंगे, डेसिमल में आ रहा है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही, इसका मतलब इसकी। अब y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही है इसकी, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट। जी, पहले स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा जी। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास एक 2.74। दूसरा आंसर क्या आ रहा है, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब ये y की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमने तो x की वैल्यूज निकाल, थीटा की वैल्यूज निकालनी है। अब ये करेंगे भाई, 2.74 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0.656 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। 1.66 और 0.81। अब थीटा निकाल लो। अच्छा, एक और बात बताइए कि अब ये स्क्वायर रूट हो गया ना, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस है। अब प्लस माइनस है ना जब, तो फिर आपने क्या करना है, अब चारों क्वाड्रेंट्स में लेना है आंसर इसका। जब प्लस माइनस हो जाता है तो आंसर चारों क्वाड्रेंट्स में आता है। अल्फा आ जाएगा साइन इनवर्स अच्छा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसको तो इग्नोर ही कर देंगे। 1 से बड़ी वैल्यू है, साइन इनवर्स 0.81। तो ये आ जाएगा 0. अच्छा, रेडियंस में चाहिए, डिग्री में, ये भी कंफर्म कर लें, डिग्री में चाहिए। साइन इनवर्स 0.81 डिग्री में चाहिए, 54.1 डिग्री हमारा बेसिक एंगल हो गया। अच्छा, तीनों क्वाड्रेंट में लेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे से रेंज से बाहर है। थीटा इज इक्वल्स टू 54.1 180 माइनस 54.1 180 प्लस 54.1। 125.9
A geometric progression is such that its second term is minus 120 and the sum to infinity is 160. Find the common ratio. अच्छा भाई, पेपर वाकई में थोड़ा इजी लग रहा है। अब देख लेते हैं, आगे 2 क्वेश्चन बाकी हैं, 3 क्वेश्चन बाकी हैं, शायद कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाए। लेकिन आप इस पेपर का थ्रेशोल्ड देखो, थ्रेशोल्ड भी ऊपर है, थ्रेशोल्ड लाजमी इसका ऊपर है। मैं कर रहा हूँ। A geometric progression has its second term minus 120. Sum to infinity is 160. सेकेंड टर्म 2 क्या है हमारी, माइनस 120 ना। तो माइनस 120 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म के लिए क्या आता है, ए टू द पावर ए मल्टीप्लाई बाय आर टू द पावर ऑफ एन माइनस 1। तो ए आर हो जाएगा बस। ठीक है, टर्म 2 क्या हो गई, ए आर। सम टू इन्फिनिटी क्या है, सम टू इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर। तो 160 इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। अब आप ए की वैल्यू निकालो, ए इज इक्वल्स टू माइनस 120 अपॉन आर, और यहां से भी ए निकालो, माइनस 120 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 160 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। माइनस 120 अपॉन 160 इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर। कट कर लो तो आंसर क्या बन जाएगा, माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू आर माइनस आर स्क्वायर। अब 4r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारी। इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से हमें आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी देख लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है क्या इसकी, मल्टीप्लाई हो गया 4 3 12 चाहिए। ठीक है, 4r स्क्वायर माइनस 6r प्लस 2r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2r हमने कॉमन ले लिया, 2r माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लिया, 2r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। r इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 और r इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। First 9 terms of a geometric progression are now removed. Find the sum to infinity of the remaining terms of the progression. शुरू की 9 टर्म रिमूव कर दी, यानी कि 10वीं टर्म है वही पहली टर्म बन जाएगी। ठीक है ना, तो टर्म 10 निकाल लो। टर्म 10 क्या होगी, ए आर टू द पावर ऑफ 9। आर की वैल्यू तो ऊपर निकाल ली ना हमने, 2 वैल्यूज हैं आर की, कौन सी कंसीडर करेंगे जरा ये देख लेते हैं। देखो सम टू इन्फिनिटी हुए हैं, कभी भी 3 नेगेटिव ए 1 से बड़ी वैल्यू नहीं कैलकुलेट होती। सम टू इन्फिनिटी के अंदर हमेशा वैल्यूज जो आर की होती है ना, जब सम टू इन्फिनिटी होता है तो आर की वैल्यू होती है माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में। इसका मतलब है हम कौन सी कंसीडर करेंगे, आर की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2। अब हमें, अब जो है ना टर्म 9 जो होगी ना हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अब वैसे फर्स्ट टर्म हमारी क्या, फर्स्ट टर्म हमने निकाली नहीं ना अच्छे से, तो ए की वैल्यू भी निकाल लो ना। ए इज इक्वल्स टू 120 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2। माइनस से माइनस कट गया, 240 आ गई ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू 240 है मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 है, पावर 9। ठीक है, ए आर टू द पावर ऑफ एन माइनस 1 मैं निकाल रहा हूँ टर्म 10। जो 10th टर्म है वो मेरी फर्स्ट टर्म बन गई है। ठीक है, शाबाश, कैलकुलेट करके बताएं शाबाश जल्दी से। माइनस 15 अपॉन 32, दिस इज द फर्स्ट टर्म नाउ। अब सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होगा ए अपॉन 1 माइनस आर।
ए हमारे लिए क्या है, -15/32 डिवाइडेड बाय 1 - आर की वैल्यू क्या है, -1/2। क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, दिस इज द सम टू इन्फिनिटी। A curve is such that d square y upon dx square is equal to this, and it is given that the curve has a stationary point at this point. Use the expression for the second derivative to determine whether the stationary point is a maximum or a minimum. मैक्सिमम मिनिमम किस तरह निकलता है, हमने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर आंसर प्लस में आ गया तो मिनिमम, वरना वाइस वर्सा। 6/1/2 का 1/2 पावर 4 -5/1/2 पावर 3। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर, 56। दिस इज पॉजिटिव, इसका मतलब मिनिमम है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2 मरतबा। 6x टू द पावर ऑफ -4 कर दो उसको, 5x टू द पावर ऑफ -3 कर दो। ठीक है, इंटीग्रेट करो पहले। 6x टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा, -3/-3 -5x टू द पावर ऑफ -2/-2 प्लस c। अब इन्होंने बोला हुआ स्टेशनरी पॉइंट एट दिस पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या होता है, dy अपॉन dx जीरो हो जाता है। तो जीरो देखिए, अब मैंने एक दफा इंटीग्रेट किया, dy अपॉन dx है, ये जीरो हो जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू, तो कट करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2x टू द पावर ऑफ -3 प्लस 5/2 x टू द पावर ऑफ -2 प्लस c। अच्छा, x की जगह भी वैल्यू डालनी पड़ेगी, -2, और अपॉन एक्स क्यूब कर लेते हैं, और x की वैल्यू है 1/2, यानी कि 0.5 क्यूब। 5/2 या एक्स स्क्वायर है, 0.5 का स्क्वायर प्लस c। देखें जरा गौर से, 1/2 या 0.5 एक ही बात है ना, मैंने वो डाल दिया डिनोमिनेटर में। असल में डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के अंदर एक और फ्रैक्शन थोड़ा सा अजीब हो जाता है, इसलिए मैंने 1/2 की जगह 0.5 कर दी। अब जरा कैलकुलेट कर लो उसको पूरे को, क्या बन रहा है। यस, -6 आ रही है इस पूरे की वैल्यू, प्लस c। c इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ठीक है, c इज इक्वल्स टू 6 हो गया। अब आपने क्या करना है, dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx इज इक्वल्स टू -2x टू द पावर ऑफ -3 प्लस 5/2 x टू द पावर ऑफ -2 प्लस 6। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे वापस, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2x टू द पावर ऑफ -2/-2 5/2 x टू द पावर ऑफ -1/-1 प्लस 6x प्लस c। अच्छा भाई, अब क्या करना है हमें, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 1 जा, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा x 1/x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 6x। अच्छा, ये माइनस में है, और प्लस c। अब इसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे ऊपर जो दिए हुए हमें, 1/2, 9। y की जगह 9 आ जाएगा, x की जगह 1/2 है ना, मैं इसको 0.5 कर, कैलकुलेट करें शाबाश।
अच्छा भैया 9 इज इक्वल्स टू 2 प्लस सी आ रहा है, सी इज इक्वल्स टू 7। चल आ जाएगा। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, तो अब फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? फाइनल आंसर जो है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 1/x² माइनस 5/2x प्लस 6x प्लस 7। दिस इज द फाइनल आंसर। चलें भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10। The diagram shows the curve with equation this. ठीक है, find the area of shaded region, area of region A. Okay, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, एरिया ऑफ रीजन ए चाहिए हमें। क्या करें भाई, इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन भी दी हुई है हमें, और ये वाली, ये वो एक तो लाइन है ना, एक ही कर्व है यहाँ पर, कर्व तो एक ही है। ठीक है, रीजन ए जो है वो क्या, रीजन ए बाउंडेड बाय द कर्व द टू एक्स एंड द टू एक्सेस। ओके, तो बस हम क्या करेंगे पता है, एक तो ये वाली लिमिट क्या डालेंगे, जीरो की लिमिट इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट डाल देंगे, एक लिमिट जीरो की डालेगी। अब ये लिमिट कौन सी है, हमें निकालनी पड़ेगी, y इक्वल टू जीरो करके। y की जगह जीरो कर दो, 4 3x प्लस 4 टू द पावर ऑफ हाफ। ठीक है, इन सबको लेफ्ट साइड पर ले जाओ। 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4। अच्छा भाई, अब इसको, मसला ये है कि ये 4 अब कहीं भी डिवाइड हो सकता है यहाँ पर। 2x प्लस 6 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 टू द पावर ऑफ हाफ है। पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट। इसको खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करनी पड़ेगी, ताकि ये खत्म हो जाए। अच्छा, इसको सिंपलीफाई करके भी स्क्वायर कर सकते हैं। अगर हम सिंपलीफाई कर लें पहले, देखो 2x प्लस 6 है और अपॉन 4 है। मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ, माइंड में कर रहा हूँ, दिमाग में थोड़ा सा, अगर आप लोग मेरे साथ रहें। देखो, बात ये है बात ये है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि जो है ना, क्या कहते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ मैं, क्या आ जाएगा, x+3 आ जाएगा, अपॉन 4 है, फिर स्क्वायर है, ये 2 से ही कट जाएगा। यहाँ पर तो सिर्फ 3x+4 है, और यहाँ पर क्या होगा, अब 2 का स्क्वायर 4, डिनोमिनेटर में 4 आ गया, ऊपर x+3 का होल स्क्वायर। अब x को a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, नाउ x² प्लस 6x माइनस 12x प्लस 9 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारा हो गया, इक्वेशन बन गई। बस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई होकर 7 चाहिए ना, तो माइनस, नहीं, 7 और 1 ही हो सकता है। -7x प्लस x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। x x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 7। अच्छा भैया, हमने मेहनत थोड़ी ज्यादा कर ली, बड़ी लंबी चौड़ी मेहनत कर ली, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तो ऑलरेडी पी के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो चलो, थोड़ी सी मेहनत, वैसे भी पेपर बहुत आसान था, थोड़ी मेहनत हमने ज्यादा कर ली, हम कोई बात नहीं, टाइम है अभी भी, टेंशन की बात नहीं है। एनीवेज, तो ये जो है ना, देखें, ये अक्सर स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है समटाइम्स, कि आपने जल्दबाजी में जो है पेपर, वो क्वेश्चन सही नहीं पढ़ते हो। तो एनीवेज, डायग्राम के अंदर वैसे मोस्टली क्या होता है, कोई चीज गिवन होती है ना, डायग्राम में भी लेबल्ड होती है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि आपको यहाँ यहाँ पर दिया हुआ है और डायग्राम में नहीं दी हुई। डायग्राम में भी अगर ये ऐसे कर देते तो इनका क्या चला जाता। सही है। तो एनीवेज, अब हम जो है कहते हैं आगे चल लेते हैं, बस फिर तो और इजी हो गया, ये सब निकालना नहीं था अगर, तो फिर तो डायरेक्ट बार इंटीग्रेट करके लिमिट्स ही डालनी थी फिर तो। मतलब ये पेपर वाकई में काफी मुनासिब पेपर है। ऐसा पेपर आ जाए अल्लाह करे आप लोगों का, तो क्या ही बात है। आ जाएगा, आ जाएगा। बात करता हूँ मैं ना कैम्ब्रिज में, जरा अपने कॉन्टैक्ट हैं, ताल्लुकात हैं अपने थोड़े ना। हाँ हाँ।
बात कर लेते हैं जरा, नहीं यार हमारे बच्चों के लिए कम से कम, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पेपर हो जाए। ठीक है, ठीक है चलें भाई। कोई बात नहीं यार, बस ए स्टार आ जाए बहुत है ना। ए स्टार तो आ जाए, बेचारे एक नॉर्मल बच्चे का भी, उसका भी तो ख्वाब है ना कि मेरा भी ए स्टार आए। हाँ, हर बच्चे का बचपन से ख्वाब है। चलें भाई। अच्छा तो हम बात कर लेते हैं, अब आगे चलते हैं। चलें सिंपल, यानी कि हमें इंटीग्रेट करना है फिर तो। -2x - 6 इंटीग्रेट करके बस लिमिट डालनी है ना, इंटीग्रेट करो। क्या हो जाएगा, 3x + 4 की पावर हाफ है, इंटीग्रेट कर लो। पावर 3/2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 3/2 और मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3 किस बात का है, ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन। -2x² 2 + 6 है, -6x। और लिमिट्स क्या डालेंगे हमारी, 7 और 0। पूरे में इसमें 0 डालेंगे, 0 पे तो 0 ही आएगा कि हर एक में। नहीं, चेक कर लेते हैं फिर भी, 0 पर भी 0 नहीं आएगा, कैलकुलेट करें शाबाश। प्लस सी नहीं आता, जिस इंटीग्रेशन में लिमिट्स होती है वहाँ प्लस सी नहीं होता। सॉल्व करें शाबाश। 3 3 9/2 डिनोमिनेटर में है, तो मल्टीप्लाई बाय 2/9 हो जाएगा। देखो ये वर्किंग होगी। देखो ये 3 3 9, 9/2 है, तो मैंने डिनोमिनेटर में 9/2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2/9 कर दिया। 4 मल्टीप्लाई बाय 2/9, तो 8/9 बन गया ये। माइनस, अब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा। सर ये 3x का बाहर नीचे डिवाइड हो रहा है, हम्म, 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या 3x है ना, फिर डिफरेंशिएशन आती है नीचे। कैलकुलेट करें शाबाश, इतनी देर क्यों लग रही है कैलकुलेट करने में। -26.78। फाइनल आंसर सिर्फ ऊपर वाला। 0 पर तो 7.11, 0 पर तो आ रहा है 64.9। ये आ रहा है 181/9। 13 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, 13 यूनिट्स स्क्वायर। 13 इज द फाइनल। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बी। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बी। रीजन बी की बात कर लेते हैं। रीजन बी के अंदर क्या आ रहा है, रीजन बी के अंदर जो है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ, एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ रीजन बी is equals to area of triangle minus area of, area under the curve, या एरिया ऑफ रीजन ए। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए देख लेते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट ही लगा लें अगर हम। बेस तो उसकी 7 है, हाइट कितनी होगी, क्यू के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे उसके लिए हमें। क्यू के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्यू के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, ये क्या है, टेंजेंट ही है ना। अब क्या करूंगा मैं, कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसके लिए। 5 मार्क्स भी है ना। y इज इक्वल टू 4, 3x + 4 टू द पावर ऑफ हाफ, -2x - 6। अब dy/dx क्या हो जाएगा हमारा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2, 3x + 4 टू द पावर ऑफ -हाफ, -2 -0।
ठीक है, dy अपॉन dx आ गया आपका, dy अपॉन dx में x की वैल्यू पुट कर दो। q पर x की वैल्यू 0 है मेरे ख्याल से, नहीं, हमें ये p पे बनाना है तो 7 डालेंगे x की वैल्यू। सर मल्टीप्लाई बाय 3 भी तो होगा। मल्टीप्लाई बाय 3 भी होगा, बिल्कुल। अच्छा भाई, तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर कर देते हैं, वैसे लग रहा है पावर के साथ हो रहा है, तो 6 कर देते हैं, 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह 7 डाल देंगे। 3 7 21, 21 प्लस 4 25, 25 की पावर, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो ना भाई, क्यों टाइम वेस्ट करना है। फाइनल आंसर है 28, पूरा -2 होने के बाद। ठीक है, 28 हो गया, इतना टाइम वेस्ट करवा रहे हो यार। पेपर 1 थोड़ी है, ओ लेवल का P1 थोड़ी है कि हमारा एक चीज की वर्किंग शो कर रहे हैं। हमने ये वैल्यूज डाली बस डायरेक्ट कैलकुलेटर पे। अच्छा भाई, dy अपॉन dx आ गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब इसके लिए हो जाएगा y माइनस, अब कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, 7,0 था ना, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 28 और x माइनस 7। बस एक्सपैंड भी करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई है। इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, x की जगह 0 डाल दूंगा क्योंकि कोऑर्डिनेट्स के। सर 28 नहीं आ रही, -4/5 आ रहा है। अच्छा, ये दोबारा चेक कर लें भाई। अच्छा हाँ, देखो आपने कैलकुलेटर में ये -1/2 है पावर, शायद आपने +1/2 डाल दी। क्या आंसर आ रहा है फिर आपका भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक प्लीज ना किया करें। 28 नहीं आ रहा, फिर क्या आ रहा है आंसर, बताएं दोबारा से। -4/5। ओके, -4/5। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई हमारी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के अंदर x की जगह 0 डालना। अब बताएं क्या है ये वैल्यू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 4 28/5, 5.6 मेरे ख्याल से। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस हमारी 7 है, हाइट हो गई 5.6, माइनस एरिया अंडर द कर्व हमने निकाला हुआ था ऑलरेडी, वो कितना 13 था। दिस इज द फाइनल आंसर। 6.6 यूनिट्स स्क्वायर। Now question number 11. Functions f and g are defined for all real values of x. ठीक है, f of x दिया हुआ है, g of x is also given. It is given that g inverse of 3k plus 1 is equals to c. ठीक है, पहले तो ये जो बोला हुआ है इसको हम सॉल्व लिखते हैं, सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, लिखते हैं इक्वेशन की फॉर्म में। g इनवर्स ऑफ x निकाल दो। g ऑफ x हमें दिया हुआ है 2x प्लस k। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस k हो गया। अब y माइनस के अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x। g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू y माइनस के अपॉन 2। अब इन्होंने बोला हुआ g इनवर्स ऑफ k प्लस 1, g इनवर्स ऑफ k प्लस 1, इसका मतलब y की जगह आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है, 3k प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, 3k माइनस के 2k हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है, c। ये c के बराबर है, g इनवर्स ऑफ k प्लस 1 जो आ गया ये c के बराबर है। समझो एक तरह से ये मुझे मिल गई एक साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए एक इक्वेशन मिल गई मुझे। आगे क्या कह रहे हैं, शो दैट जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं हमें, शो दैट जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। अब जी एफ ऑफ एक्स
वेट जी इनवर्स ऑफ जी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, जी के अंदर एफ पुट करना है। फोर टू द 8x² -2c प्लस के। वेट थोड़ा सा तो सबर करो। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, -2k -1 प्लस के। अब यही प्रूव करना था हमें, 8x² -k -1, ये हो गया हमारा प्रूफ जो क्वेश्चन में बोला हुआ है। अच्छा भाई आगे चलते हैं। द कर्व विद द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a curve with the equation y is equals to 8x² -k -1 is transformed to the curve with the equation y is equals to h of x by the following sequence of transformations। एक ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर h of x। सबसे पहला काम क्या हो रहा है भाई, ट्रांसलेशन हो रही है 2,3। जब x वाली ट्रांसलेशन होती है ना, तो उसमें क्या होता है, ये x वाली x एक्सिस की ट्रांसलेशन है, ये क्या है y। अब ये y 1 बाय 1 करूंगा मैं, y इज इक्वल्स टू 8। x वाली ट्रांसलेशन कैसे अप्लाई करते हैं पता है, हर x की जगह x -2 आ जाए, और y वाली के लिए पता है क्या होगा, बाहर आ जाएगा +3। x की जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होती है ना, उसमें अगर ये प्लस में होगा तो हमें माइनस में करना होगा, और वर्टिकल y वाली जो कॉम्पोनेंट है उसमें बस डायरेक्टली बस +3 है तो +3 करना है। ये मैंने एक चीज कर ली, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला काम हो गया। अब क्या हो रहा है, स्ट्रेच इन द y डायरेक्शन द स्केल फैक्टर के। स्ट्रेच मतलब खींचना है, और खींचना भी किसमें, वर्टिकल स्ट्रेच करना। वर्टिकल स्ट्रेच होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास होता है ना, y इज इक्वल्स टू, अगर sin x है, अगर y इज इक्वल्स टू 2 sin x कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल स्ट्रेच हो जाएगा ना। y इज इक्वल sin x का ग्राफ ये है, y इज इक्वल 2 sin x का ये ग्राफ होता है। ठीक है, आप लोग मेरी बात समझें, पहले गौर से मेरी बात सुनिए। इन दोनों की जो मैं आपने एग्जांपल दिए, देखो y इज इक्वल टू sin x अगर ये है आपका, y इज इक्वल टू 2 sin x का मतलब यूं खींचेगा ऊपर से, यानी कि वर्टिकल स्ट्रेच में बाहर लगता है जो भी कंपोनेंट होता है ना, इसका स्ट्रेच फैक्टर अगर 2 है तो इसका स्ट्रेच फैक्टर k है, ये पूरा k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं होता, वर्ड स्ट्रेच में माइनस के नहीं होता, तो कर लेते हैं। अच्छा एक चीज ये कि ये ऊपर क्वेश्चन ही हमने गलत कॉपी कर लिया, ये माइनस के है। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब हमने क्या करना है, अब स्ट्रेच जो अप्लाई करना है, स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन। ठीक है, और स्केल फैक्टर के है तो के लगा देंगे। अच्छा भाई, अब एक काम कर लेते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सेस। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सेस के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सेस, अगर एक डायग्राम ये है तो कहाँ हो जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी पूरी। मतलब एक्स एक्सिस की जो रिफ्लेक्शन होती है वो ये होती है, ये इस तरीके से, अगर ये डायग्राम है तो ये हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ y इजिकल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये क्या हो जाएगी, y इजिकल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये भी वही चीज है कि k की जगह पर ये माइनस के कर दो फिर। क्या होगा देखते हैं, -8k अच्छा भाई, ये फाइनल आंसर आ गया हमारा,
बस ये ज्यादा सिंप्लीफाई और हो भी नहीं पाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, पहले के स्क्वायर। इनफैक्ट यही ठीक है, बस एज इट इज, दिस इज द आंसर। The range of h is given by h of x is lesser than 15. Find the values of c and k. Range of h of x is given by, तो जो रेंज होती है ना, रेंज इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, और से देखो जरा, इसकी रेंज यही होगी ना, ये जो है ये के स्क्वायर माइनस 2k इज लेसर देन और इक्वल्स टू 15। इसको सॉल्व कर लो इक्वेशन को। मल्टीप्लाई 15 है, माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15। ठीक है, अब k की ये वैल्यूज आ गई। अगर हम सिर्फ इक्वल्स टू भी कंसीडर करें, लेकिन k की वैल्यूज कहीं बताई हुई है कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बताया हुआ है? तो फिलहाल तो हम इसको चलो जीरो से ही करते हैं। ये लेसर वगैरह तो चलो उन्होंने वो उसके हिसाब से लिख दिया है। क्या कहते हैं, लेसर देन इसलिए लिखा है कि वो है अपना मैक्सिमम पॉइंट है। देखो ना, लेसर देन क्यों लिखा हुआ है? रेंज जब भी लेसर देन क्यों होगी, अगर इस तरीके का होगा ना, तो अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा 15 आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, रेंज क्या है, लेसर देन 15। ठीक है, ये तो बता रहा है कि मैक्सिमम पॉइंट, इसको जीरो ही कर देते हैं फिलहाल तो। अब मेरे पास के की दो वैल्यूज आ रही हैं, सही है। अच्छा, एक बात और ये है कि मेरा जो है कहते हैं वो होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। लेसर देन का मतलब ये है कि ये मैक्सिमम कर्व है। मैक्सिमम कर्व के लिए क्या जरूरी है कि ये चीज क्या हो, दिस चीज थिंग शुड बी पॉजिटिव। देखो नेगेटिव में क्या होता है, सॉरी, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो कर्व क्या होता है, मिनिमम। ठीक है ना, आप लोगों को ये पता है ना, y इक्वल्स टू अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो आपका क्या हो, पॉजिटिव, तो कर्व क्या होता है आपका, मिनिमम होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव पे क्या होगा, मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम है ना, तो मतलब दिस शुड बी नेगेटिव। -8k क्या होना चाहिए, मैं k की वो वैल्यू यूज करूंगा जिससे नेगेटिव है। k की वैल्यू मैं 5 यूज करूंगा, यानी कि ये रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, -8k। अब ठीक है, k की वैल्यू 5 यूज हो गई, और c की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। c की वैल्यू कहीं बताई हुई है हमें, c का है, सी ऊपर दिया था, सी इक्वल्स टू 2 के प्लस ये रहा। c की वैल्यू हमने इक्वेशन बनाई हुई है, इसमें डाल देंगे। c इक्वल्स टू 2k प्लस 1 अपॉन 2, 2 5 द 10 प्लस 1 11 अपॉन 2। अच्छा भाई, तो c की वैल्यू हमारी आ गई है माइनस +5.5। नाउ दिस पेपर इज कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज।